आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा की है। वेलनेस अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। धार्मिक स्थलों के पास वेलनेस टूरिज्म विकसित होगा और इसके साथ ही आयुष हेल्थ वेलनेस नीति 2026 जल्द लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कड़े दिशा निर्देश दिए। वाराणसी, अयोध्या और मथुरा पर विशेष फोकस रहेगा। वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के उच्च स्तरीय बैठक में ये बड़ा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति लागू की जाएगी। साथ ही प्रमुख स्थलों, धार्मिक स्थलों के आसपास वेलनेस और हीलिंग आधारित पर्यटन विकास के अपार संभावनाओं पर काम किया जाएगा। सीएम ने आयुष संस्थानों को केवल चिकित्सा केंद्र ही नहीं बल्कि समग्र वेलनेस प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोजगार सृजन के केंद्र के रूप में विकसित करने के दिशा निर्देश दिए और उसके साथ ही पीपीपी मॉडल पर आधुनिक आयुष वेलनेस सेंटर और 100 शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सा और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें से मिर्जापुर, गोंडा, मेरठ, आगरा और बस्ती मंडलों में एकीकृत आयुष महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी, जिससे प्रदेश में आयुष शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के साथ समीक्षा की है और ऐसे में एक के बाद एक सख्त निर्देश दिए गए। ये आयुष विभाग की समीक्षा कई मायनों में खास रही। वेलनेस अंतर्राष्ट्रीय देश और इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के पास वेलनेस टूरिज्म भी विकसित किया जाएगा। साथ ही आयुष हेल्थ वेलनेस नीति 2026 जल्द लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए हैं और ऐसे में ये लखनऊ में समीक्षा की गई है। वेलनेस अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। धार्मिक स्थलों के पास वेलनेस टूरिज्म भी बनाया जाएगा। आयुष हेल्थ वेलनेस नीति जल्द लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हाई लेवल बैठक में इस समीक्षा में कड़े निर्देश दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और हाई लेवल की बैठक कई मायनों में खास रही, क्योंकि यूपी अब वेलनेस और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति जल्द उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी, जिससे धार्मिक स्थलों के पास वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। जो 5 मंडलों में आयुष कॉलेजों के भी स्थापना की जाएगी, तो यूपी अब वेलनेस डेस्टिनेशन बनेगा। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों के समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को शिकायत के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए। दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी की जन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और उसकी प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में उसे निपटाया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर जनता दर्शन लगाया, जिसपे जन मानस की उन्होंने समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सीएम आवास पर ये जनता दर्शन हमेशा की तरह एक बार फिर से लगाया गया, जिसमें तमाम लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर, आम जनता अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए ताकि उन पर त्वरित यानी कि तुरंत प्रभाव से समस्याओं का समाधान किया जा सके। और उधर गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय बच्चों के लिए सिर्फ आराम का नहीं बल्कि सीखने और नई रुचियों को विकसित करने का भी एक अच्छा अवसर है। सीएम ने बच्चों को किताबें पढ़ने, चित्रकारी, संगीत और फोटोग्राफी जैसे तमाम चीजों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने से बच्चों को संस्कार और परंपराओं को समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए अभिभावक बच्चों को दादा दादी
दादी और नाना नानी के पास जरूर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और पौधे लगाने की आदत डालने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण की जिम्मेदारी बचपन से सिखाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सीएम ने दुधवा, चूका बीच और कर्तनिया घाट जैसे प्राकृतिक स्थलों की यात्रा को बच्चों के लिए अनुभवपूर्ण बताया और छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की भी अपील की है। सीएम ने संदेश में कहा है कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए यह संदेश दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी छुट्टी का जो समय है वो किताबें पढ़ने, कुछ नई नई चीजें सीखने में लगाएं, जैसे कि चित्रकारी और वो तमाम चीजें जो आपके आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने परिजनों से भी कहा है कि बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के पास ले जाएं ताकि उनको अच्छी अच्छी सीखें मिले। और साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के भी एक संदेश उन्होंने दिया है। तो गर्मियों की छुट्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को ये संदेश दिया है ताकि वो ये जो छुट्टियां दी गई हैं, स्कूल से छुट्टियां दी गई हैं, इसका सही उपयोग कर पाए, घर में रहकर चित्रकारी बनाए, तमाम वो नई नई एक्टिविटीज सीखे जिससे उनको आने वाले समय में उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। और उधर अमरोहा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही 2027 मिशन को लेकर कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने का भी आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमरोहा को कानून व्यवस्था और विकास की दृष्टि से प्रदेश में नंबर 1 बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज मुरादाबाद मंडल के दौरे के दौरान हम अमरोहा जनपद में अभी पार्टी कार्यालय में सभी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत हम कल कलेक्ट्रेट भवन में जनपद की, केंद्र की और प्रदेश की सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा होगी और अमरोहा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हर स्थिति में अमरोहा को डेवलपमेंट की दृष्टि से, लाइन ऑर्डर की दृष्टि से हम नंबर 1 का जिला बनाए। प्रधानमंत्री तो 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं और भारतवर्ष का हर नागरिक उन्हें अपना अभिभावक के रूप में स्वीकार कर चुका है। गरीब कल्याण योजनाओं ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने में सफलता पाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान और कृषि विज्ञान हर क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। और वहीं मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। इस दौरान नगर विधायक रितेश गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम नगर विधायक के साथ शहर के कई स्थानों का दौरा करेंगे। वो नगर निगम द्वारा निर्मित हनुमान वाटिका और संविधान पार्क का भी निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल पूरे दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। तो हनुमान वाटिका और संविधान पार्क का भी आज दौरा करेंगे। नगर निगम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम का यह दौरा, मुरादाबाद दौरा, कई मायनों में अहम रहने वाला है। हालांकि जैसे ही वो पहुंचे, वहां के नगर विधायक ने, रितेश गुप्ता ने उनका स्वागत किया और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि वो हनुमान वाटिका का भी दौरा करेंगे और इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं और आगामी चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो ये दौरे कई मायनों में खास और अहम हो जाते हैं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम खुद जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं और तमाम अलग अलग जिलों का जो दौरा किया जा रहा है, वहां निरीक्षण कर रहे हैं, वहां की समस्याओं से भी रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं।
और उस पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सोलर निवेश से बढ़ेगी 7 GW क्षमता। यूपी में 5000 करोड़ का सोलर निवेश होगा और ऐसे में ईडो बनेगा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब। 17 कंपनियों को प्रोजेक्ट आवंटन मिलेगा। CESG ग्रीन पावर का 3805 करोड़ का निवेश होगा जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तेजी लाएगा। ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्मार्ट एनर्जी को भी इस दौरान बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। राज्य से करीब 5000 करोड़ रुपए के सोलर निवेश से 7 GW अतिरिक्त क्षमता विकसित होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ईडो के क्षेत्र को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा जहां 17 कंपनियों को प्रोजेक्ट आवंटन किए जाएंगे और ऐसे में CESG ग्रीन पावर की ओर से 3805 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश प्रस्तावित किया गया है जिससे सोलर और क्लीन एनर्जी उत्पादन को नई गति मिलेगी और उसके साथ ही यूपी में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी तेजी देखी जा रही है। सीएम योगी की नीतियों के तहत राज्य में ईवी और स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा जिससे यूपी ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें सोलर निवेश के लिए और उधर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद यानी कि MLC चुनाव के लिए 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मेरठ शिक्षक सीट से श्री चंद्र शर्मा को उम्मीदवार बनाया। वही लखनऊ स्नातक सीट की अगर बात करें तो इस सीट से अवनीश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। आगरा स्नातक सीट से मानवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो इस बीच इसके अलावा लखनऊ शिक्षक सीट की अगर बात करें तो लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट से हर सिंह ढिल्लो को मैदान में उतारा गया है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। तो बीजेपी ने इन नामों का ऐलान किया है। मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। दरअसल MLC चुनाव के लिए बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है जिसमें लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी को टिकट थमाया गया। वहीं अगर मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद इन सीटों की बात करें तो इन सीटों पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो MLC चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है। और उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी सीतापुर पहुंचे जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जालिमों को हटाना है और महिलाओं, बेरोजगारों और युवाओं की सरकार को लाना है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लड़कियों की शादी क्या बिना मंगलसूत्र के होगी, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। अभी जा रहे हैं 2027 की तैयारी में टीडीओ को मजबूत करके जालिमों की हुकूमत हटाना है, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को। और अब तो उसमें ये भी हो गया कि भाई सोना मत खरीदो, गाड़ी भी मत चलो। 2024 में ये था कि विपक्ष के लोग जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, यही बयान था ना मोदी जी का। अब मंगलसूत्र कौन नहीं खरीदने दे रहा है। अब जो लड़कियों की शादी होगी तो बिना मंगलसूत्र के जाएगी। वारे मोदी जी धन है। बहुत सारी बातें हैं, बाकी बाद में कर लेते हैं। अभी इतना चलाइए, प्रोग्राम के बाद लंबा। और उधर अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक ट्रेनिंग विभाग को तकनीकी खराबी के चलते खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। गनीमत रही कि इस घटना में पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार पायनियर
फ्लाइंग कंपनी का यह ट्रेनिंग जेट विमान धनीपुर हवाई अड्डा स्थित ट्रेनिंग सेंटर से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हरदुआगंज क्षेत्र के गांव चंगेरी के पास खेत में विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। विमान के उतरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल विमान में आई तकनीकी खराबी के कारणों की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि धनीपुर एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं, पायलट भी सुरक्षित है और बड़ा हादसा टलने से बच गया है। लेकिन अलीगढ़ के धनीपुर एयरपोर्ट से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जहां पर जैसे ही ये इसकी लैंडिंग हुई, आसपास के लोग वहां पहुंच गए और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है कि विमान में क्या तकनीकी खराबी हुई थी जिसकी वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और उधर केंद्रीय सेवा पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का 6वां प्रांतीय अधिवेशन लखनऊ के निराला गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रदेश भर से आए पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं, मांगों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद रामचंद्र सिंह प्रधान ने पेंशनर्स की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान संगठन के नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव भी कराया गया, जिसमें राजीव कुमार वाजपेयी को अध्यक्ष और बालेश्वर मिश्रा को महासचिव और कृष्ण मुरारी शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। दरअसल अधिवेशन में पेंशनर्स के हित, स्वास्थ्य सुविधाओं और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मैं राजीव कुमार वाजपेयी, मैं महाप्रबंधक पद से लखनऊ जल संस्थान से रिटायर हुआ हूँ। आज मुझे नया अध्यक्ष चुना गया है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा अपने सब साथियों से, जो मांगे अभी तक लंबित है उन मांगों को हम अपने संरक्षक महोदय अरुण श्रीवास्तव जी के सहयोग से इस वर्ष में जो ये हमारा कार्यकाल होगा उसमें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे साथियों को पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए निदेशालय में बार बार न आना पड़े, ऐसी व्यवस्था डायरेक्टर साहब और प्रमुख सचिव से आग्रह करके बनाने के लिए अब मैं अपना कार्यभार हमारे मित्र अशोक वाजपेयी जी को दे दिया हूँ। आज के बाद से हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि कैशलेस सुविधा, सारे लोग रिटायर होकर 80 साल के 75 साल के सर को घूम रहे हैं, बीमार हैं, इलाज के लिए ये सब विभागों में कैशलेस सुविधा है। चिकित्सा की वो भी हम कर्मचारियों को, नगर निकाय के लोगों को भी दिया जाए कैशलेस चिकित्सा। सबसे बड़ी मांग हम लोग की यही है। के थाना गोंडा क्षेत्र के नगला बिरखू गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। तेज आंधी और हवाओं के चलते आग तेजी से फैल गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी सूखे बुर्जी बिटोरो पर जा गिरी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड समय पर मौके पर नहीं पहुंची और उसके बाद गांव के लोगों ने आपसी सहयोग और कड़ी मशक्कत के जरिए कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से ग्रामीणों का भारी नुकसान बताया जा रहा है। और उधर बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि थाना परिसर ही जंग का मैदान बन गया। शिकायत लेकर पहुंचे वाल्मीकि समाज के दो पक्ष पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। मामला सियोहारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर वाल्मीकि समाज के दो पक्ष शिकायत करने थाने पहुंचे थे, लेकिन सुनवाई से पहले ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कुछ देर के लिए थाना परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। थोड़ी देर
देर बाद थाने के सामने स्थित टाइपिंग दुकान के पास दोनों पक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए और सड़क पर जमकर मारपीट शुरू हो गई। चीख पुकार और हंगामे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। थाने से अस्पताल तक चले इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। और उधर ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र के एचोर स्थित कार मार्केट के पास एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैलने लगी, जिसके चलते आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को खाली भी कराया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल के विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। हालांकि अभी तक आग के लगने के कारणों का आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थिति पर प्रशासन की नजरें लगातार बनी हुई है। हरवई शाहजहांपुर के मंदापुर थाना क्षेत्र स्थित कुदैया टोल प्लाजा पर फास्टैग समस्या को लेकर खड़ी कार में एक ट्रक जा टकराया। हादसे के बाद दोनों वाहन चालकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना के चलते टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि फास्टैग में तकनीकी दिक्कत के कारण कार टोल प्लाजा पर रुकी हुई थी और इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। और उधर बदायूं से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक मादा कुत्ते के साथ क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना अलापुर क्षेत्र के गांव इकरी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक बाइक पर सवार हैं और एक मादा कुत्ते को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इस दौरान कुत्ता बुरी तरीके से सड़क पर घिसटता हुआ दिखाई देता है और इस घटना का राह चलते लोगों ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार वीडियो में नजर आ रहे युवक इकरी निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। दरअसल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग अब लगातार की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और उधर बदायूं में आगामी ईद उल अजहा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। आपको बता दें कि एसएसपी अंकिता शर्मा ने जनपद वासियों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि खुले और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना दी जाए और इसके साथ ही प्रतिबंधित पशुओं जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट और गौवंश की कुर्बानी न देने की भी अपील की गई है। दरअसल एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार का कृत्य कानूनन अपराध है और पुलिस के संज्ञान में आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद बदायूं के सभी जनपद वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि बकरीद का त्यौहार निकट है। जिस तरह से पिछले सालों में इसे सौहार्द के साथ जनपद बदायूं में मनाया गया है, मेरी आप सबसे अपील है कि इस वर्ष भी पूरे सौहार्द के साथ एवं शांति के साथ इस त्यौहार को पूरे जनपद में मनाएं। किसी भी खुले स्थान पर किसी जानवर की कुर्बानी ना दें। यह एक कानूनन अपराध है और इससे वातावरण भी दूषित होता है। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें, जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई गौवंश। यह बीएनएस एवं गौवध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध है। अगर इस तरह की कोई भी सूचना या घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है तो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बदायूं पुलिस के द्वारा की जाएगी। और उधर मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शिफ्ट कार का शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, जिससे हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और टीम अपनी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना थाना खतौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 के बताई जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।